बच्चों, मैथ्स के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मिसिंग डीआई, मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रश्न। इसे मिसिंग नंबर डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रश्न भी कह सकते हैं। 5 प्रश्न तक आता है बैंक के एग्जामिनेशन में, बैंक पीओ के पेपर में, बैंक क्लर्क के पेपर में भी आपको ऐसा प्रश्न मिल सकता है। और आज जिन क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं वो सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब बैंकिंग के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। ये कलेक्शन अपने आप में अनोखा भी है, क्योंकि आपको इकट्ठा 50 प्रश्न मिसिंग डीआई का किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जो असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं आपके लिए महत्व रखता है। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, माइंड मेकअप कर लें, मेंटली प्रिपेयर हो लें, कॉपी पेन पेंसिल सारा अपना सामने रखिए और तैयार हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं आपको। देखिए, आप क्वेश्चन में जाने से पहले क्वेश्चन जिस टेबल से रिलेटेड है उस टेबल को देख लें। उस टेबल से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उसको इस स्लाइड के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं, तो आप उसे देखने की कोशिश कीजिए। गौर से देखिए आप, ये जो टेबल सामने दिख रहा है आपको, इसमें क्या क्या है। डेटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट कंपनीज इन दिसंबर 12। दिसंबर 2012 में इन 5 कंपनियों में जो एम्प्लॉयज है उससे रिलेटेड डेटा है। कंपनी का नाम है MNOP और Q। M में टोटल एम्प्लॉयज है 1050 और N में टोटल एम्प्लॉयज है 700। इसके बाद O के केस में और P के केस में और Q के केस में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का जो आंकड़ा है वो अवेलेबल नहीं है। और इन सारी कंपनियों में तीन ही तरह के एम्प्लॉयज हैं, तीन ही कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, ऐसा लिखा हुआ है टेबल के नीचे जो नोट गिवन है उसमें। Employees of the given companies can be categorized only in 3 types: science graduate, commerce graduate and arts graduate। कंपनी में जो एम्प्लॉयज है वो तीन ही तरह के हैं, साइंस ग्रेजुएट्स, कॉमर्स ग्रेजुएट्स और आर्ट्स ग्रेजुएट। और इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि साइंस ग्रेजुएट का जो परसेंटेज है, कॉमर्स ग्रेजुएट का जो परसेंटेज है और आर्ट्स ग्रेजुएट का जो परसेंटेज है, ये तीनों मिला दें तो वो 100% होना चाहिए किसी भी एक खास कंपनी के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कंपनी पी में कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज 40% है और आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज है 20%। तो 40 और 20 मिलकर 60 हुआ। तो 100 में से यदि 60 घटाएंगे तो बचेगा 40। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स कंपनी पी में कितने हैं, तो जवाब देंगे आप 40%। वैसे यदि इस टेबल को के आधार पर आपसे यह पूछा जाए कि कंपनी ओ में परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स एम्प्लॉइज कितने हैं, तो आप जवाब देंगे कि परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स एम्प्लॉइज परसेंटेज ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज कितने हैं कंपनी ओ में, तो वो भी जवाब होगा 40%। क्यों? साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉइज है 30%, कॉमर्स ग्रेजुएट है 30%, 30 और 30 मिलकर 60 हो गया, तो बच गया कितना? 40। तो कंपनी ओ में आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज कितने हैं? तो 40%। यदि आपसे पूछा जाए कि कंपनी एन के अंदर साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉइज का परसेंटेज कितना है, तो आप देख रहे हैं, आप कंपनी एन के केस में कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉई है 31%, आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉई है 40%, 40 और 31 मिलके हो गया 71। 100 में से 71 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 29%। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी एन में साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉइज कितने हैं, तो जवाब होगा 29%। यदि आपसे पूछा जाए कि कंपनी एम के अंदर कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज और आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज का कुल मिला के परसेंटेज शेयर कितना है, तो आप ये कहेंगे कि साइंस ग्रेजुएट है 32%, 100 में से 32 घटाएंगे तो बचता है 68। मतलब कंपनी एम के अंदर कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज और आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज दोनों को मिला दें तो इनकी जो कुल संख्या होगी कंपनी एम के टोटल एम्प्लॉइज का 68% होगा। क्यों? क्योंकि 100 माइनस 32 68 होगा। इस टेबल में क्या है वो देख रहे हैं, जहां भी वो डैश का साइन देख रहे हैं मतलब वह इंफॉर्मेशन क्या है? मिसिंग है। वो जो खाली स्थान देख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब आ जाइए, ये तो टेबल देख लिए, टेबल से रिलेटेड जो नोट में जो भी जानकारी है वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, चौथे कैटेगरी का कोई एम्प्लॉइज नहीं है, मतलब कुल मिला के तीन ही कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं, ये देख चुके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अगले स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में बताना क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉई एंड साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉई इन कंपनी एन। कंपनी एन में आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉई और साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉई का डिफरेंस कितना है? जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। जल्दी से आप सॉल्व कीजिए,
फटाफट बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है आपको कंपनी एन के अंदर साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉई और आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज का डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जवाब देना है कंपनी एन के अंदर साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉई और आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉई में डिफरेंस जो है वो कितना है, ये बताना है। जल्दी करें। पूरा कर लिए। अब देखिए आपको बताना क्या है, कंपनी एन के अंदर साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉई और आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज में अंतर कितना है। कंपनी एन में टोटल एम्प्लॉइज की है संख्या 700। कंपनी एन के अंदर जो कॉमर्स ग्रेजुएट है वो 31% है, आर्ट्स ग्रेजुएट जो है वो 40% है। तो 40 प्लस 31 71 हो गया। जब आप 100 में से 71 माइनस करेंगे, 100 में से 71 घटाएंगे तो बचेगा 29। तो इसका मतलब साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉइज जो है वो कंपनी एन के टोटल एम्प्लॉइज़ का, ये जो देख रहे हैं ये टोटल एम्प्लॉइज है। कंपनी एन के अंदर जो टोटल एम्प्लॉइज है, ठीक है, उसका 29% है साइंस ग्रेजुएट। कंपनी एन के जो अंदर जो टोटल एम्प्लॉइज है उसका 40% है आर्ट्स ग्रेजुएट। हमें इन्हीं दोनों का अंतर बताना है। तो आपको बताना है 40% ऑफ 700, ये हो गया ना कंपनी एन के अंदर आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉई, और 29% ऑफ 700, इसी का डिफरेंस चाहिए। 700 के 40% में से 700 का 29% घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 11% ऑफ 700। कितना बचेगा, 11% ऑफ 700। अब 700 का 11% कैलकुलेट करना है तो 700 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। जवाब कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मतलब 77। यही आंसर है। तो जो जरूरी रफ वर्क है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो जरूरी रफ वर्क है वो इतना सही है। क्यों, ये सब आंकड़ा तो देख ही रहे हैं, टेबल के अंदर है ही। 40 में से 29 घटाएंगे 11 बचेगा। 700 का 11% कैलकुलेट करना है। 700 का माने गुना 11% का मतलब हो गया नीचे 100 रखना है। यदि आपसे कहा जाए पी का क्यू परसेंट कितना होगा, तो P मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय 100। P का क्यू परसेंट कितना होगा, तो जवाब ये है। यदि पूछा जाए Y का Z परसेंट कितना होगा, तो Y का Z परसेंट कितना होगा, तो Y इंटू जेड डिवाइडेड बाय 100। यदि पूछा जाए Q का P का परसेंट कितना होगा, तो Q का P परसेंट कितना होगा। और गौर से देख लीजिए, P का Q परसेंट और Q का P परसेंट ये बात बराबर है। P का Q परसेंट जितना होगा उतना ही Q का P परसेंट होगा। क्यों, तो दोनों में यही कर रहे हैं ना, दोनों के प्रोडक्ट को 100 से भाग दे रहे हैं। तो हमें 700 का 11% चाहिए, मतलब 700 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 100 करना है। कितना आएगा, 77। अब दिए गए ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन में आपको 77 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में है 77, तो 1 का आंसर होगा 3। अब जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी सॉल्व करें।
पढ़ लिया आप। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रश्न है कंपनी क्यू से रिलेटेड है। कंपनी क्यू के अंदर साइंस ग्रेजुएट्स इंप्लाइज है 35%, कॉमर्स ग्रेजुएट इंप्लाइज है 50%, आर्ट्स ग्रेजुएट इंप्लाई कितने ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप यह डिड्यूस कर सकते हैं। 50 और 35 मिलकर के हो गया 85। 85 100 में से 85 घटाएंगे तो 15 होगा। तो आपको ये पता चला कि जो आर्ट्स ग्रेजुएट इंप्लाइज हैं कंपनी क्यू में वो है 15%। और आपके पास ये दिया हुआ है कि इन दोनों तरह के इन दोनों कैटेगरी के जो इंप्लाइज है उनका एवरेज है 312। एवरेज 312 है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कैटेगरीज के इंप्लाइज का जो टोटल है वो 312 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। 2 फिगर्स का एवरेज दिया हुआ है तो सम कितना होगा, इसका डबल कर लेंगे। 3 फिगर्स का एवरेज दिया हुआ है तो सम कितना होगा, तो ट्रिपल कर लेंगे। 4 फिगर्स का एवरेज दिया हुआ सम चाहिए तो कितना करेंगे, दिए गए एवरेज का 4 टाइम्स कर लेंगे। तो वही के इन 2 फिगर्स का एवरेज दिया हुआ है, टोटल चाहिए तो इन दोनों का डबल कर लिए। तो इन दोनों जगहों पर कुल मिला के इतने इंप्लाइज हैं। ये कहाँ से लाए, 100 में से 85 घटाए। हमें बताना क्या है, कंपनी क्यू में टोटल इंप्लाइज कितना है। अब आपको ये पता चल गया 50 और 15 जोड़ दें तो 65%। कंपनी क्यू के टोटल इंप्लाइज का 65% है इतना। अब 65 से डिवाइड कर दिए तो कंपनी क्यू में जो टोटल इंप्लाइज है उसका 1% है इतना। कंपनी क्यू के टोटल इंप्लाइज का 1% है इतना। हमें क्या चाहिए, पूरा पूरा इंप्लाइज कितना। पूरा पूरा का मतलब होता है 100% कितना। तो चलिए 100 से गुना कर देते हैं, यही हमारा आंसर होगा। देखिए आप 5 से डिविजिबल है, 5 इंटू 13 65, 5 इंटू 20 100। 13 से डिवाइड करें तो 13 इंटू 2 26, 5 13 इंटू 4 52। 13 से कैंसिल किया तो इतना आया। 24 इंटू 2 48 मल्टीप्लाई बाय 2 96 के पीछे एक जीरो लगा दे, ये हमारा आंसर हो गया। तो कंपनी क्यू में टोटल इंप्लाइज कितने, तो जवाब है कंपनी क्यू में टोटल इंप्लाइज है 960। फिर से देख लीजिए, देखिए कंपनी क्यू के अंदर कॉमर्स ग्रेजुएट इंप्लाई और आर्ट्स ग्रेजुएट इंप्लाई का टोटल जो है वो 624 है। और ये 624 जो देख रहे हैं आप, ये टोटल इंप्लाइज का 65% है। कैसे, 50 और 15 जोड़ देंगे तो 65। कंपनी क्यू के टोटल इंप्लाइज का 65% इतना, तो प्रश्न उठता है 100% कितना। किसी भी फिगर का आपको 65% पता है और 100% चाहिए तो आप 65 से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। सॉल्व करने के पर ये आ गया टोटल 960। तो जो जरूरी रफ वर्क है इस प्रश्न के लिए वो इतना ही है। इतना सही रफ वर्क करना है, आप प्रश्न के जवाब तक पहुंच जाएंगे। ये सब जो जानकारी देख रहे हैं वो टेबल में तो दिया हुआ है, वहाँ से आपको ये देखना है, पढ़ना है और इस तरह का रफ वर्क करना है और आंसर मार्क करना है। तो जल्दी से देखिए कि 960 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। जिस ऑप्शन में देख रहे हैं 960 वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। तीसरा प्रश्न देके जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको फटाफट पढ़ते जाए, बनाते जाए। कॉपी पेन पेंसिल निकाल के बैठ जाइए। कॉपी पेन पेंसिल निकाल करके बैठ जाए और सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से बनाते चले। क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है, फटाफट बनाइए। दो मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 में एक प्रश्न है। पहले तो इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रश्न देख रहे हैं आप वो एम से रिलेटेड है।
कंपनी एम में कुल मिलाकर के 1050 एम्प्लॉइज़ हैं, साइंस ग्रेजुएट है 32%, कॉमर्स ग्रेजुएट और आर्ट्स ग्रेजुएट का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। प्रश्न में जानकारी दी गई कि कंपनी एम के अंदर जो कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज़ हैं और जो आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज़ है उनका रेशियो 10:7 है। बताना है कंपनी एम के अंदर आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज़ कितने हैं। तो आप जानते हैं ये तीनों मिलकर के होगा 100%, चूँकि तीन ही तरह के एम्प्लॉइज हैं, चौथा कैटेगरी तो है नहीं। तो 100 में से 32 घटाएंगे तो 68 बचेगा। मतलब यह कि ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा। अब 68 को 10:7 के रेशियो में बांटना है। तो आप यहाँ पर अलग से रफर कर लें, 68 में डिवाइड कर लें 10 और 7 के सम से, मतलब 17 से डिवाइड किए तो 4 आया। मतलब ये जो रेशियो देख रहे हैं उसके 1 यूनिट का मतलब है 4, तो 10 यूनिट का मतलब होगा 40। मतलब कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज हैं 40%, और 1 यूनिट का वैल्यू जब 4 है इस रेशियो का, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो ये 28% होगा। आप यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ये पता चल गया कि कंपनी एम के अंदर आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज कितने हैं, तो 28% है। ठीक है, बताना आपको यही है कि कंपनी एम के अंदर आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज कितने हैं। मतलब अब हमें क्या करना है कि 1050 का 28% कैलकुलेट करना है। तो 1050 का 28% कितना होगा, 1050 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 100, यही करेंगे। तो इस जीरो से इसको कैंसिल कर दिए, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 21 होगा। 5 × 2 10 और 2 × 14 कितना, तो 28। प्रश्न का जवाब कितना होगा, तो 21 गुना 14 होगा। अब 14 का उससे गुना कर दिए या 21 से गुना कर दिए। 14 × 1 14 का 4 लिखे, 1 कैरी के, 14 × 2 28 और +1 29। जवाब होगा 294। कंपनी एम के अंदर आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज की कुल संख्या कितनी है, तो 294 है, 294। फिर से देखिए आप, ये 32% है और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 10:7। हमें पता है ये दोनों मिलकर 68 होगा। कहाँ से होगा, तो 100 - 32 68 होता है। अब 68 को 10:7 के रेशियो में बांट दिए। कैसे बांटे, 68 में डिवाइड कर दिए 10 और 7 के सम से, 17 से, तो 1 यूनिट पावर 4 आया, और 4 को 10 से गुना किए तो 40, और इस 4 को 7 से गुना किए तो 28। पता चल गया कि कंपनी एम में कुल मिला के 28% एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो आर्ट्स ग्रेजुएट हैं। कंपनी एम में एम्प्लॉइज की कुल संख्या है 1050, तो 1050 का 28% कैलकुलेट करना है। 1050 का माने गुना 28% कैलकुलेट करना है। जब आप इतना कैलकुलेट किए तो ये जो रिजल्ट आया ये आया 294। यही 294 आपका आंसर है। तो जो जरूरी रफ फर्क होगा वो इतना सा होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन तो आप मेंटली कर सकते हैं। 68 को बांटना है 10 और 7 के रेशियो में, 17 × 4 68, 10 और 7 17 हो गया, 17 × 4 68, तो 4 × 7 28, तो 1050 का 28% कैलकुलेट कर देना, यही आंसर हो गया। अगले प्रश्न में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप फटाफट बनाते चले। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कंपनी एन से रिलेटेड है। कंपनी एन में टोटल एम्प्लॉइज है 700। इनमें से 31% है कॉमर्स ग्रेजुएट और 40% है कंपनी एन में आर्ट्स ग्रेजुएट, जबकि साइंस ग्रेजुएट वाला आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। दिसंबर 2012 से दिसंबर 2013 में कंपनी एन के एम्प्लॉइज की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। ये जो आंकड़ा उपलब्ध है आपके पास, ये दिसंबर 2012 का है। पहले वाले स्लाइड में दिखाए थे कि जो आंकड़ा है वो दिसंबर 2012 का है। इस क्वेश्चन वाले स्लाइड में भी देखिए ऊपर नीले रंग से लिखा हुआ है कि दिसंबर 2012 का ये आंकड़ा है। कंपनी एन में दिसंबर 2012 से दिसंबर 2013 में एम्प्लॉइज की कुल संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। और फिर ये गिवन है कि दिसंबर 2013 में साइंस ग्रेजुएट्स एम्प्लॉइज की जो संख्या है वो उस समय जो टोटल एम्प्लॉइज थे उसका 20%। तो वैसी अवस्था में दिसंबर 2013 में कंपनी एन में कुल मिला के साइंस ग्रेजुएट्स कितने हैं यही बताना है। प्रश्न पढ़ लिए, अब देखिए जवाब की तरफ देखें। कंपनी एन में दिसंबर 2012 में इतने एम्प्लॉइज थे और दिसंबर 2013 में एम्प्लॉइज की संख्या में दिसंबर 2012 के रिस्पेक्ट में 20% की वृद्धि हुई। इसका 20% होगा 140 जोड़ दें तो ये 840 हो गया। मतलब दिसंबर 2013 में
कंपनी एन के अंदर इतने एम्प्लॉयज हैं और इसका 20% साइंस ग्रेजुएट्स हैं। दिसंबर 2013 के एम्प्लॉयज मिल गए और दिसंबर 2013 में साइंस ग्रेजुएट हैं कितना 20%। किसका 20%? इस 840 का। 840 का 20% कितना होगा? 840 का 10% होगा 84। किसी भी फिगर का आपको 10% चाहिए तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो 10% हो गया 84, 20% चाहिए तो 84 का डबल, 84 का डबल कितना होगा? तो 168। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से सुने, दिसंबर 2012 में कंपनी एन में कुल एम्प्लॉयज की संख्या थी 700। दिसंबर 2012 से दिसंबर 2013 में कंपनी एन की एम्प्लॉयज की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। तो कंपनी एन में दिसंबर 2013 में एम्प्लॉयज की संख्या हो गई कितनी? 840। 700 का 20% कितना होगा? 700 का 10% 70, 20% 140, 140 जोड़ दिए तो इतना हो गया। अब दिसंबर 2013 में कंपनी एन में जो टोटल एम्प्लॉयज है उसका 20% है साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉय। तो साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉय कितना यही बताना है। तो 840 का 20% कितना? तो 168, ये आंसर हो गया। दूसरा रास्ता भी ये भी है, दिसंबर 2012 में कंपनी एन में टोटल एम्प्लॉयज की संख्या है 700। दिसंबर 2012 से दिसंबर 2013 में एम्प्लॉयज की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। किसी भी फिगर को जब हम 20% बढ़ा देंगे तो पिछले फिगर का 120% हो जाएगा। किसी भी फिगर को जब हम 20% बढ़ा देंगे तो पिछले फिगर का 120% हो जाएगा। मेरी सैलरी 100 रुपये है, उसको 20 रुपया बढ़ा दिया जाएगा तो मेरी नई सैलरी 120 हो जाएगी। पिछला वाला भी तो 100 जुड़ेगा ना। तो वैसे ही किसी फिगर को जब हम 20% बढ़ाएंगे तो जो नया फिगर होगा वो पिछले फिगर का 120% होगा। ये क्या देख रहे हैं आप? ये दिसंबर 2013 में कंपनी एन के अंदर एम्प्लॉयज हो गए इतने, और इन एम्प्लॉयज का 20% है साइंस ग्रेजुएट। तो यहीं पर लिख ले मल्टीप्लाई बाय 20/100। इन एम्प्लॉयज का 20% है साइंस ग्रेजुएट। लाइन के नीचे 4 जीरो देख रहे हैं, 2 और 2 4, यहाँ भी हमें 4 जीरो देखने को मिल रहा है, कैंसिल कर दें। तो 7 × 12 84 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना होगा? तो जवाब है 168 और यही हमारा आंसर है। यही है क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें और जो जवाब आपका आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है, जल्दी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। पढ़ लिया आप? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, इंफॉर्मेशन गिवन है कंपनी ओ और पी के बारे में जो जानकारी टेबल में दी गई वो ये जानकारी है ना। ये इतनी जानकारी है कंपनी ओ और पी के बारे में। इससे आप ये कह सकते हैं 30 30 60, तो ये यहाँ पर होगा 40%, ये 20 40 60 तो यहाँ होगा 40%, ये तो कह ही सकते हैं आप। साथ ही साथ ये गिवन है कि कंपनी पी में जो एम्प्लॉयज़ की संख्या है ओ की कंपनी ओ में जो एम्प्लॉयज़ है उसका 3 टाइम्स है। कितना है? 3 टाइम्स है।
थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम करें कि यहाँ एम्प्लॉयज़ की संख्या है 100 और यहाँ एम्प्लॉयज़ की संख्या है 300, ठीक है। और जो प्रश्न है, इन दोनों कंपनियों में एग्रीकल्चर नहीं, आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है कि इन दोनों कंपनियों में आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ का जो डिफरेंस है वो 180 है। तो बताना है कंपनी ओ में एम्प्लॉयज़ की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये सोचिए कि मान लीजिए कंपनी ओ में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो कंपनी पी में 300 एम्प्लॉयज़ होंगे, चूँकि 3 टाइम्स दिया हुआ है प्रश्न में ये रेशो दिया हुआ है कि पी में जो एम्प्लॉयज़ है वो में जो टोटल एम्प्लॉयज़ है उसका 3 टाइम्स है। तो सपोज कि यहाँ पर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो यहाँ 300 एम्प्लॉयज़ होंगे। यदि यहाँ 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ की संख्या कितनी होगी, 100 का 40% कितना होगा, 40। तो आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ होंगे कितने, 40, यदि 100 हैं। तो यदि यहाँ 300 एम्प्लॉयज़ हैं तो कंपनी पी के अंदर आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, 300 का 20%, 300 का 20% होता है 60 और 40 का डिफरेंस होता है कितना, 20। ऐसी अवस्था में यदि हम यहाँ 100 और 100 मान के चलें तो वैसी अवस्था में आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉय और इन दोनों ही कंपनियों में जो आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ हैं उसका डिफरेंस आता है 20। जब आप यहाँ 100 मानते हैं, कंपनी ओ में एम्प्लॉयज़ की संख्या 100 मानते हैं, तो कंपनी ओ और कंपनी पी में जो आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ है उसका डिफरेंस आ रहा है कितना, 20। प्रश्न में दिया हुआ है कि इन दोनों कंपनियों में जो आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ है उसका जो डिफरेंस है वो 180 है। कितना है, 180। वास्तव में जो डिफरेंस है ये 180 है, मतलब इस 20 का कितना टाइम्स है, तो आप कहेंगे 9 टाइम्स है। वास्तव में डिफरेंस कितना है, 180 है, इस 20 का कितना टाइम्स है, एग्जैक्टली 9 टाइम्स है। तो ओ में एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो आप यहाँ भी क्या करें, चूंकि ये जो फिगर आ रहा है हमारा असली फिगर, इस फिगर की तो नकली फिगर है ना, क्यों नकली बोल रहे हैं, चूंकि 100 जूम करके चल रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इसका एग्जैक्टली 9 टाइम्स है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, इसका 9 टाइम्स कर लें। मतलब कंपनी ओ में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं, तो जवाब है 900। यदि पूछा जाता है कंपनी पी में एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो 300 का 9 टाइम्स कर लेते, जवाब देते 2700। फिलहाल तो प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि कंपनी ओ में एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो जवाब होगा 900। जवाब होगा कितना, 900। अब दिए गए ऑप्शन में देखिए 900 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जिस ऑप्शन में 900 दिया हुआ है वही ऑप्शन आंसर होगा। हर्षित जी का जवाब आ रहा है कितना, 900। संजीत जी बता रहे हैं 4th आंसर, ठीक है, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 4th, सही जवाब है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इंफॉर्मेशन है आप उसको पूरी तरह से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आप, इसे आप पूरी तरह से पढ़ लें। सीख रहे हैं आप मिसिंग डीआई के प्रश्नों को सॉल्व करना। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। आसान होता है, डीआई का कोई भी टाइप का प्रश्न हो आसानी होता है, खास करके जो बैंक पीओ में आता है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, मेंस में जो क्वेश्चन आता है उसका लेवल अच्छा होता है, तो आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेंस के लेवल का भी जो डीआई है वो आप बनाते रहेंगे। ज़रूरत है ठीक से प्रैक्टिस कर लें। फिलहाल जो टेबल में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं उसको गौर से देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में जो टेबल देख रहे हैं आप, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है प्लस टेबल के नीचे जो नोट्स के रूप में जानकारी दी गई है उसे भी पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में डेटा रिलेटेड टू सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ 5 इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन मार्च महीने में इन 5 इंडिविजुअल्स का सैलरी स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है। इंडिविजुअल्स हैं पी, क्यू, आर, एस और टी। इनमें से पी, आर और एस का बेसिक सैलरी दिया हुआ है, ध्यान रहिए बेसिक सैलरी रुपीज़ में है। टोटल अलाउंस दिया हुआ है पी, आर, एस और टी का। टोटल डिडक्शन गिवन है क्यू, आर और टी का। पी और एस का टोटल डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। और नेट सैलरी दिया हुआ है क्यू और आर का, बाकी के 3 का नेट सैलरी अवेलेबल नहीं है। और प्रश्न है आपसे क्या, क्वेश्चन में जाने से पहले तो नोट भी देखना पड़ेगा कि टोटल डिडक्शन किसे कहेंगे। ध्यान रहे टोटल डिडक्शन का मतलब होगा प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, जो कि बेसिक सैलरी का 10% मानना है आपको, और अदर डिडक्शन। प्रोविडेंट फंड डिडक्शन कंसिडर कितना करना है, बेसिक सैलरी का 10%। जो भी बेसिक सैलरी है उसका जो 10वां हिस्सा होगा वो प्रोविडेंट फंड डिडक्शन माना जाएगा, और बाकी है अदर डिडक्शन। मतलब टोटल डिडक्शन के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन और अदर डिडक्शन। सेकंड में जो लिखा हुआ है नोट के रूप में कि नेट सैलरी का क्या मतलब, तो देखिए हम नेट सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस माइनस टोटल डिडक्शन, ये लाइन ध्यान में रखें। आगे भी जब किसी डीआई के प्रश्न में आपको नेट सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आप इसी का यूज करेंगे, बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस
माइनस टोटल डिडक्शन, ये कहलाएगा नेट सैलरी, है ना। और फिर थर्ड नोट में लिखा हुआ है कि कुछ वैल्यू मिसिंग है जिसे इस डैश के माध्यम से व्यक्त किया गया है, ठीक है। मतलब प्रश्नों के जवाब के लिए यदि जरूरी है तो आप उस जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करें और फिर प्रश्नों के जवाब की तरफ बढ़ें। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 लगा रहे हैं, 6 बनाने की कोशिश करें, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 6 लगाया जा रहा है, जल्दी से 6 बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 पी से रिलेटेड है। हमारे पास जो जानकारी है, इंडिविजुअल्स, बेसिक सैलरी, टोटल अलाउंस, टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी, ये सारा सब कुछ किस में है, रुपए में है, ठीक है। तो पी के केस में बेसिक सैलरी इतनी है, टोटल अलाउंस इतना है और ये दिया हुआ है टोटल डिडक्शन। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आप प्रश्न दिया हुआ है कि पी का जो टोटल डिडक्शन है 4720 है। पी का जो टोटल डिडक्शन है वो कितना है, 4720 है। पी का टोटल डिडक्शन है 4720 और आप जानते हैं इस टोटल डिडक्शन में दो चीज़ें हैं, क्या क्या, एक तो प्रोविडेंट फंड डिडक्शन है और दूसरा अदर डिडक्शन शामिल है। और ये तो है टोटल डिडक्शन ना 4720, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए कि ये अदर डिडक्शन है या टोटल डिडक्शन है। अच्छा, अदर डिडक्शन दिया हुआ है 4720। पी के केस में जो अदर डिडक्शन है वो दिया हुआ है 4720, अदर डिडक्शन है 4720। पी के केस में प्रोविडेंट फंड डिडक्शन कितना होगा, तो बेसिक सैलरी का 10% होगा। कितना होगा, तो 2180 होगा। ये जोड़ देंगे तो ये हो गया 6900। हमें बताना है क्या नेट सैलरी कितना होगा। और नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है, तो इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट में दिया हुआ है बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस माइनस टोटल डिडक्शन बराबर है नेट सैलरी। मतलब इस प्रश्न के जवाब के लिए अब आपको ये रेफर करना होगा 21,800 प्लस 28,600, ये दोनों जोड़ेंगे और इसमें से हम घटाएंगे कितना, 6900, ये इतना घटाएंगे तो ये 2 जीरो लास्ट में तो रहेगा ही। 8 + 6 14 माइनस 9 करेंगे तो 5, 1 + 8 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 और ये 2 + 2 4, तो जवाब होगा 43,500। दिए गए ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन में आपको 43,500 दिख रहा है, 43,500 आपको किस ऑप्शन में लिखा हुआ दिख रहा है। ध्यान रहे जोड़ने घटाने का काम आपको साथ साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पी के केस में अदर डिडक्शन दिया हुआ है 4720, आपको बताना है नेट सैलरी कितना होगा। हमारा आंसर आया 43,500 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। एक बार फिर से देखिए, पी के केस में ये अदर डिडक्शन दिया हुआ है और यहाँ से हमें प्रोविडेंट फंड डिडक्शन वाला पार्ट मिल गया जो कि बेसिक सैलरी का 10% है। वो जो टेबल दिया हुआ है उसके नोट के रूप में ये बात लिखी हुई है कि प्रोविडेंट फंड डिडक्शन जो होगा वो बेसिक सैलरी का 10% होगा।
और 21,800 का 21,800 का 10% कितना 2180। तो वो जो 2180 है 2180 वो यहाँ लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़ दिए तो टोटल डिडक्शन मिल गया और हमें नेट सैलरी बताना है। और टेबल के नीचे ये भी दिया हुआ है कि नेट सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस माइनस टोटल डिडक्शन बराबर है नेट सैलरी। तो इन दोनों के का जो सम है उसमें से ये माइनस करेंगे। तो जोड़ घटाओ साथ साथ कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस भी रखिए तो 23 से बना पाएंगे आप। तो ये 43,500 आंसर आया और ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब आप 7 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, जल्दी से 7 बनाएं। क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं, फटाफट जवाब जो है मैसेज करते रहें। अब तक जो आप जवाब दे रहे हैं वो सही रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्यू से रिलेटेड है। क्यू के बारे में जो जानकारी दी गई आपको, क्यू का जो टोटल डिडक्शन है वो 4,350 है, टेबल में गिवन है। क्यू के केस में टोटल डिडक्शन 4,350 है, जबकि क्यू की जो नेट सैलरी है वो 25,850 है, 25,850 है नेट सैलरी। क्यू के केस में जो टोटल अलाउंस है वो बेसिक सैलरी से 3,000 ज़्यादा है। मान लीजिए बेसिक सैलरी x, तो जो टोटल अलाउंस होगा वो x प्लस 3,000 होगा। यदि बेसिक सैलरी को हम x मान लें, जो टोटल जो अलाउंस होगा, हाँ, वो कितना होगा x प्लस 3,000 होगा, बेसिक सैलरी से 3,000 ज़्यादा। बताना क्या इसमें टोटल अलाउंस कितना होगा, जल्दी सॉल्व कीजिए, फटाफट पूरा करते चलें। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 क्यू से रिलेटेड है। क्यू के केस में जो टोटल अलाउंस है वो बेसिक सैलरी से 3,000 ज़्यादा है। मान लीजिए बेसिक सैलरी है x, तो टोटल अलाउंस क्यू के केस में कितना होगा x प्लस 3,000 होगा। क्यू के केस में टोटल डिडक्शन दिया हुआ है 4,350। क्यू के केस में जो नेट सैलरी है वो भी गिवन है हमें, और हमें बताना है क्या है x प्लस 3,000 का वैल्यू कितना है, टोटल अलाउंस कितना है क्यू का, है ना। तो आपको पता है, देखिए आप ये दोनों यदि हम जोड़ देंगे तो ये दोनों कितना होगा, इन दोनों का सम बराबर होगा इन दोनों के सम के। क्यों, बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस माइनस टोटल डिडक्शन बराबर होता है नेट सैलरी। यदि हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। और इन दोनों को जोड़ दें, मतलब 25,850 में 4,350 यदि हम ऐड कर दें तो क्या मिला, तो ये मिला 2x प्लस 3,000 का वैल्यू है। ये जो देख रहे हैं वो क्या मिला, ये 2x प्लस 3,000 का वैल्यू है। अब यदि हम इसमें से 3,000 माइनस कर लें तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे कि ये 2x का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू देख रहे हैं अब ये 2x का वैल्यू है, 2x का वैल्यू है। x के वैल्यू के लिए क्या करना होगा, 2x का जो भी वैल्यू आएगा उसका आधा कर लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं 2x का वैल्यू कितना आता है। 2x का वैल्यू आ रहा है इतना, ये देखिए आप ये 0 लिख दिए, 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 का 0 लिख के 1 कैरी के, 1 प्लस 8 9 प्लस 3 12 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, फिर जो 1 बचा वो यहाँ लिख दिए, 1 प्लस 5 6 प्लस 4 10 माइनस 3 करेंगे तो 7, और ये 2 लेके आया, ये 27,200 2x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना होगा, इसका आधा कर देंगे, 27,000 का आधा होता है 13,500, 13,500 और 200 का आधा 100, तो ये हो गया 13,600। ये तो मिला आपको x का वैल्यू, x का वैल्यू आया 13,600। और आपको पता है कि जो टोटल अलाउंस है वो बेसिक सैलरी से 3,000 ज़्यादा है, तो इसमें 3,000 जोड़ दें तो जवाब होगा 16,600, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब होगा 16,600, यही आंसर है। दिए गए ऑप्शन में देखें आपके 16,600 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, दिए गए ऑप्शन में देखें 16,600 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 7 का आंसर होगा 4th।
अब आप क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, 8वां प्रश्न पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है, 8वां प्रश्न पढ़े। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको, जल्दी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 व्यक्ति एस से रिलेटेड है। एस के बारे में आपके पास जानकारी है कि एस की बेसिक सैलरी है 11,200, टेबल में दिया हुआ है। एस का जो टोटल अलाउंस है वो 13,800 है। एस का टोटल अलाउंस है 13,800। एस का टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एस के केस में प्रोविडेंट फंड डिडक्शन और अदर डिडक्शन का जो रेशियो है वो है 7:13। एस के केस में प्रोविडेंट फंड डिडक्शन और अदर डिडक्शन का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 7:13। और हमें बताना है एस के केस में जो अदर डिडक्शन था तो वो कितना था। एस के केस का जो अदर डिडक्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है। जल्दी से प्रश्न का जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 8 में आप, क्वेश्चन नंबर 8 एस से रिलेटेड है। एस की बेसिक सैलरी इतनी, एस का टोटल अलाउंस इतना, एस के केस में प्रोविडेंट फंड डिडक्शन और अदर डिडक्शन का रेशियो है इतना। बताना है क्या एस के केस में अदर डिडक्शन होगा कितना। एस के केस में जो प्रोविडेंट फंड डिडक्शन होगा कितना होगा, तो बेसिक सैलरी का 10% होगा, 1120, 1120 का लीजिए या 1120 का लीजिए। प्रोविडेंट फंड डिडक्शन है 1120, 1120, ये हमें पता चल गया। देखिए किसी भी दो चीज़ का रेशियो पता हो, उनमें से एक पता हो तो दूसरा बताना तो आसान काम है। 7 यूनिट पावर इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 7 से डिवाइड कीजिए, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 × 1 7, 4 7 × 6 42, 160 आया। तो ये जो रेशियो देख रहे हैं इसके 1 यूनिट का मतलब है 160, तो 1 यूनिट पावर 160, तो 13 यूनिट पावर कितना, तो इतना गुना 13 करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 48 का 8 लिखे, 4 कैरी किए, 16 × 1 16 + 4 20, ये हो गया। और इस जीरो के बदले में यहाँ जीरो लगा दिए। 16 × 10 160 और 16 × 3 48, 160 और 48 होता है 208, 208 लिख करके पीछे जीरो लगाए। तो एस के केस में जो अदर डिडक्शन होगा वो 2080 होगा। रेशियो दिया हुआ है और ये चीज़ हमें पता है कहाँ है, तो ये दिया हुआ है बेसिक सैलरी का 10% होगा। इन्फॉर्मेशन पार्ट में दिया हुआ था, टेबल के नीचे लिखा हुआ है कि प्रोविडेंट फंड डिडक्शन जो भी होगा वो बेसिक सैलरी का 10% होगा। इसका 10% हो गया 1120, वो 1120 यहाँ लिखे। 7 यूनिट का वैल्यू पता है तो 1 यूनिट का वैल्यू जान गए, 1 और 13 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 13 मल्टीप्लाई बाय इतना की, तो ये जवाब हो गया 2080। यही हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब है। दिए गए ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन में आपको 2080 लिखा हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2, संजीत जी का भी यही जवाब था, है ना। हर्षित जी भी ऐसा ही जवाब दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 9 में प्रश्न है आपसे कि बेसिक सैलरी जो एस का है वो आर के बेसिक सैलरी से कितना परसेंट अधिक है। एस की बेसिक सैलरी आर की बेसिक सैलरी से कितना परसेंट अधिक है। तो आपको क्या लिखना है, एस की बेसिक सैलरी आर की बेसिक सैलरी से कितना परसेंट अधिक है। तो लाइन के ऊपर रखना है एस माइनस आर, लाइन के नीचे रखना है आर को, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, अब आप क्या करें, यहां पर आप इसका रेशियो ले लें। तो यदि हम इसका रेशियो ले लें बेसिक सैलरी का तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये डिविजिबल है 8 से, 8 इंटू 1 8, 3 8 इंटू 4 32, ये 8 से डिवाइड करेंगे 13 इंटू 8 104 होता है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों के सैलरी का जो रेशियो है वो 14:13 है। इन दोनों की सैलरी का रेशियो कितना है, 14:13 है। क्या दिखा रहे हैं हम आपको, एस की बेसिक सैलरी और आर की बेसिक सैलरी का रेशियो है 14:13। ये देख रहे हैं आप, इतना डिवाइडेड बाई इतना किए, और हमें बताना है एस की बेसिक सैलरी आर की बेसिक सैलरी से कितना परसेंट अधिक है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रश्न आपसे यह है कि 14:13 से कितना परसेंट अधिक है। तो 14:13 से फिलहाल कितना अधिक है वो लिख दीजिए। किससे, तो 13 से किसके रिस्पेक्ट में देखना है, 13 के रिस्पेक्ट में। तो 13 को लाइन के नीचे लाएं और मामले को 100 के संदर्भ में व्यक्त करना है तो 100 से गुना करना ना भूलें। 100 डिवाइडेड बाई 13 हो गया, 13 इंटू 7 91, 9/13, ये हमारा आंसर होगा। दिए गए ऑप्शन में देखें तो किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है 7 and 9/13, ऐसा दिख रहा है आपको 5वें ऑप्शन में। तो दिए गए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जवाब है 5वां। बहुत आसान प्रश्न है, 14:13 से कितना परसेंट अधिक है, ऐसे आ जाए। यदि आप ये कैंसिल नहीं करेंगे, यदि आप इसके रेशियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हमारा कैलकुलेशन ऐसा होगा। देखिए, तो फिर हमारा कैलकुलेशन ऐसा होगा, 112 के पीछे 2 जीरो माइनस 10400 डिवाइडेड बाय 10400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये करना पड़ेगा। यहां भी इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा लास्ट में 7 and 9/13। लेकिन चालाकी यही है कि यदि आप इसके रेशियो में जाते हैं तो ये काम आपके लिए इजी हो जाएगा। और रेशियो कैलकुलेट करना भी तो आसान है, कठिन तो नहीं है ना। ये 2 0 तो कैंसिल हो गया, यदि आप 2 0 कैंसिल भी कर देंगे फिर भी आपके लिए आराम हो जाएगा। यदि आप इतना ही लेके बढ़ेंगे 112 और 104 तब भी आपको आसानी होगी। लेकिन जब ये दिख रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है, यह भी 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिवाइड करके और छोटा कर लें, 14 और 13 हो गया। तो 14-13 से कितना परसेंट अधिक है, तो 14-13 से फिलहाल कितना अधिक है वो लाइन के ऊपर लिख दिए। किसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो 13 के रिस्पेक्ट में, तो 13 को नीचे लाए और मामले को 100 के संदर्भ में व्यक्त करना है, गुना कर देंगे 100 से। सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 and 9/13%। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब था। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, 10वां प्रश्न बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर लगाया जा रहा है, जल्दी से 10 बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है, फटाफट बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आप, क्वेश्चन नंबर 10 टी से रिलेटेड है। टी के केस में अदर डिडक्शन दिया हुआ है 4000 है, और टी के केस में जो टेबल गिवन है उसमें टी के बारे में इतनी जानकारी, ये दो चीज़ उसमें दिया हुआ है। मतलब टी का हमें टोटल डिडक्शन पता है, और प्रश्न में दिया हुआ है टी के केस में जो अदर डिडक्शन है 4000 है। तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो आपको ये पता चला कि प्रोविडेंट फंड डिडक्शन है 1700,
और प्रोविडेंट फंड डिडक्शन जितना है उसको यदि हम 10 से गुना कर दें तो बेसिक सैलरी है इतना। 1700 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 17,000 ये है बेसिक सैलरी। चूँकि आपको बताया गया कि प्रोविडेंट फंड डिडक्शन बेसिक सैलरी का 1/10 पार्ट है, 1/10वां हिस्सा है। इसी बात से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बेसिक सैलरी है वो प्रोविडेंट फंड डिडक्शन का 10 टाइम्स है, तो इसका 10 टाइम्स कर दिए तो ये मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, नेट सैलरी चाहिए। प्रश्न यही है कि टी का नेट सैलरी कितना है। तो ये 17,000 और 21,000 जोड़ दे, 21 7 28 10 38,600, तो यही हो गया। इस 38,600 में से 5700 घटा लें, 5700, तो कितना बचेगा। ये 00, 17 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और ये 3, तो जवाब होगा 32,900, 32,900 रुपये। नेट सैलरी के लिए क्या करना है आपको, लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन है आपके पास। नेट सैलरी किसे कहेंगे, बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस माइनस टोटल डिडक्शन बराबर होगा क्या, नेट सैलरी। तो इन दोनों को जोड़ करके ये घटाना है और नेट सैलरी की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो ये रहा जवाब 32,900, यही आपका आंसर है। बनाते चलिए फटाफट, पेन पेंसिल लेके सामने बैठिए और क्वेश्चन का आंसर देते चले। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 32,900 ऑप्शन में देखना है। किस ऑप्शन में देख रहे हैं आप 32,900, पांचवें ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा 5, 10 का आंसर होगा 5। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 में जो चार्ट है वो आपके सामने, जल्दी से आप इस चार्ट का अध्ययन कर लें। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इस चार्ट का अध्ययन कर लें, फिर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 से 15 में क्या दिया हुआ है। 2006 से लेकर 2010 तक स्टेट पी और स्टेट क्यू में से जो स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं उनकी संख्या दी गई है। साथ ही साथ जितने प्रतिशत लोग क्वालिफाई हुए हैं ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। कुछ मामले में ब्लैंक स्पेसेस देख रहे हैं, मतलब वो आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जल्दी से 11 को देखिए और प्रश्न का जवाब दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 11 जो देख रहे हैं आप, वो स्टेट पी से रिलेटेड है। स्टेट पी से 2008 में अपियर कितने लोग हुए हैं यही बताना है। और हमें पता है टेबल के अनुसार कि स्टेट पी से 2008 में कुल मिला के 60% लोग क्वालिफाई हुए। क्वेश्चन वाले पार्ट में ये जानकारी दी गई कि स्टेट पी से 2008 में जो भी लोग क्वालिफाई हुए हैं उनमें मेल और फीमेल का रेशियो 11:7 है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुई हैं उनकी संख्या है 126। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ मेल कैंडिडेट्स कितने हैं। इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि कुल मिला के मेल और फीमेल्स कितने क्वालिफाई किए हैं। तो कुल मिला के मेल और फीमेल्स कितने क्वालिफाई किए हैं, मतलब 11 + 7 18 यूनिट पावर कितना, ये हम फाइंड आउट कर लें कि मेल और फीमेल कुल मिला के कितने क्वालिफाई किए। कैसे आएगा, 7 यूनिट पावर 126, तो 1 यूनिट पावर कितना होगा, 126 में 7 से डिवाइड करें, 7 × 1 7, 5 7 × 8 56, 18 आया। तो मेल और फीमेल की जो कुल संख्या है वो 18 × 18 है, जिसे आप 324 भी लिख सकते हैं। आपको ये पता चल गया स्टेट पी से जो लोग क्वालिफाई हुए हैं उनकी संख्या है 18 × 18। अलग अलग ही रहने दीजिए तो कैलकुलेशन में ज़्यादा सुविधा होगी। स्टेट पी से 2008 में इतने लोग क्वालिफाई हुए हैं, और आपको पता है स्टेट पी से 60% लोग क्वालिफाई हुए हैं, मतलब यह स्टेट पी से जितने लोग अपियर हुए हैं उसका 60% है इतना। तो स्टेट पी से 2008 में जो लोग अपियर हुए हैं उसका 60% यदि इतना है तो हमें बताना है 100% कितना होगा। किसी भी फिगर का आपको 60% पता और 100% चाहिए तो आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना कर देंगे। 60 20 से कैंसिल करेंगे तो 3 और ये 5 आया, 3 × 6 18, तो 5 × 6 30 × 18, 30 × 18 कितना, तो 540, 30 × 18 कितना, 540। यही आंसर है कि अपियर कैंडिडेट की संख्या कितनी, प्रश्न यही है ना। स्टेट पी से 2008 में अपियर कैंडिडेट की संख्या है 540। फिर से देख लिया आप, जब आपको ये पता चला कि ये 18 × 8 है, 18 × 18 है, मतलब 324 है। ये जो 324 है अपियर कैंडिडेट की संख्या का 60% है। किसी भी फिगर का 60% पता है, आपको 100% बताना है, और 60 और 100 का रेशियो है 3:5। तो आप सीधा ऐसा करें, इसमें 3 से डिवाइड करें और 5 से यहाँ गुना करें, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, ये 108 हो गया, 108 को 5 से गुना करेंगे तो 540 हो गया। तो यही हमारा जवाब है। हमारा कैलकुलेशन और कम जाएगा, हम ऐसा सोच सकते हैं। 324 को अलग अलग ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, 18 × 18 लिख सकते हैं। फिर से देखिए आप, हमें पता है कि कुल मिला के इतने लोग क्वालिफाई हुए हैं, 18 × 18, और ये 60% है, 100% बताना है। 60 और 100 का रेशियो कितना होगा, 3:5 होगा। तो यहाँ 60 की जगह 3 लिखे और यहाँ 100 की जगह 5 लिख दीजिए। 3 × 6 18, 6 × 5 30 × 18 करेंगे तो 540 आएगा। यही आंसर है, 540। 11 का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, 12 नंबर प्रश्न पढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 लगाया जा रहा है, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 12 में आप स्टेट क्यू से 2006 से 2007 में अपीयर्ड कैंडिडेट की संख्या में 100% की वृद्धि हो गई। मतलब यदि यहाँ से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यदि 100 अपीयर हुए, ये एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, यही फिगर हमें बताना है कि वास्तव में यहाँ से कितने लोग अपीयर हुए। फिलहाल ये एज्यूम कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए यहाँ से 100 लोग अपीयर हुए तो 2006 में यदि 100 लोग अपीयर हुए तो 2007 में 100 का 2 गुना हो गया। 100% की वृद्धि का मतलब डबल, तो यहाँ 200 लोग अपीयर हुए। यहाँ तो ठीक है। अब यदि यहाँ से 100 लोग अपीयर हुए और यहाँ से 200 लोग अपीयर हुए तो कुल मिला के लोग कितने क्वालिफाई हुए? तो 100 का 30% हो गया 30 और 200 का 45% हो गया 90। 30 और 90 जोड़ दें तो 120 हो गया। तो जब आप यह देखें कि 2006 से, जब आप ये जूम किए कि 2006 से 100 लोग अपीयर हुए तो वैसी अवस्था में 2007 से अपीयर होने वाले लोगों की संख्या हो गई 200, और इन दोनों वर्षों में कुल मिला के क्वालिफाई करने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी पाए आप? 120 देखे आप, है ना, ये 30 और 90 जोड़ के 120। ऐसा करने के बाद आपको इन तीन चीज़ों का रेशियो मिल गया। प्रश्न में दिया हुआ है 2006 और 2007 में कुल मिला के यदि 408 लोग क्वालिफाई किए, 2006 और 2007 में यदि कुल मिला के 408 लोग क्वालिफाई किए तो बताएं 2006 में अपीयर्ड कैंडिडेट की संख्या कितनी थी? जब आपको तीन फिगर्स का रेशियो पता है और उनमें से कोई एक पता है तो बाकी का दो बता सकते हैं। हालांकि हम इसमें इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये पूछा ही नहीं गया, पूछा यही गया है। तो पूछा यही गया है तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, इतना सा हिस्सा देख सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, किससे तो मतलब नहीं है फिलहाल, चूँकि प्रश्न में इसका जिक्र, मतलब प्रश्न में वो पूछा नहीं जा रहा है। तो आपके पास ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ 100 और 120 का भी रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं 100 और 120 का रेशियो होता है 5:6। तो 100 और 120 की जगह हम 5:6 भी लिख सकते हैं कि यदि 5 लोग अपीयर हुए तो यहाँ से क्वालिफाई कितने किए? 6 लोग हैं। दो चीज़ों का रेशियो मिल गया, एक पता है तो दूसरा बता देंगे। 6 यूनिट पावर है 460, तो 1 यूनिट पावर कितना होगा? 408 में 6 से भाग देंगे, 6 गुना 6 36, 4 6 गुना 8 48, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 68। ये जो रेशियो देख रहे हैं इसके 1 यूनिट का वैल्यू है 68। अब हमें ये वैल्यू चाहिए तो 68 को 5 से गुना करेंगे। 60 इंटू 5 300 और 8 इंटू 5 40। 300 और 40 जोड़ेंगे, 340 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 340। यही आंसर है, यही है क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब। कितना? 340, यही आंसर होगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब है 340। बच्चों का जवाब यही है, ठीक है, आप लोग का जवाब भी यही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए, 13 नंबर प्रश्न पढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 में आप प्रश्न है स्टेट पी से 2006 और 2007 में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए उनका अंतर कितना है?
2006 में 450 स्टूडेंट्स अपियर हुए स्टेट पी से और 60% क्वालिफाई हो गए। 2007 से स्टेट पी से अपियर होने वाले स्टूडेंट की संख्या 600 और जो क्वालिफाई हुए हैं वो 43% है। तो 450 का 60% कितना होगा? तो 450 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 100 के 2 जीरो से 45 इंटू 6 मतलब 90 इंटू 3 270। 450 का 60% कितना होगा? आप चाहे तो ऐसे लिख कर भी कर सकते हैं। 450 का मने गुना 60% का मतलब नीचे 100, ये बराबर कितना होगा? तो सॉल्व करेंगे तो ये 270 आ जाएगा। ठीक है। 600 का 43% कितना होगा? तो 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू इतना करेंगे तो 6 इंटू 42, 6 गुना 40 240 हो गया और 3 गुना 6 18 240 और 18 258 258। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो 270 माइनस 258 कितना? तो 12। यही आंसर होगा, यही है वो डिफरेंस जो पूछा जा रहा है। देखिए आप 600 का 43% कैलकुलेट करेंगे, 600 का 43% कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना तो 6 गुना 43 करना होगा, 6 इंटू 3 18 81, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25। अब हमें अंतर चाहिए तो 270 में से 258 घटा लीजिए, बच गया 12, 58 2 60 और 70, तो यही 12 चाहिए हमें ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 में आप ये देखिए कि 12 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। पहले वाले ऑप्शन में 12 देख रहे हैं तो पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया और यही जवाब दे रहे थे आप। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हो गया। अब आइए 14 में 14 नंबर प्रश्न पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में जो प्रश्न है वो स्टेट क्यू से रिलेटेड है। स्टेट क्यू से 2008, 2009 और 2010 में कुल मिला के जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं उनका जो एवरेज है वो 210 है। एवरेज 210 है मतलब टोटल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए हैं वो 630 है। ये आप जान गए कि इन तीन जगहों से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की कुल संख्या है ये और ये जोड़ दें तो ये आपको पता चल गया कि 630 है। बताना क्या है कि 2010 से कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, यहाँ कितने लोग क्वालिफाई हुए ये तो बता देंगे ना। 280 का 60%, तो 100 के 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 28 इंटू 6 करेंगे, 28 गुना 6 करेंगे तो 6 गुना 8 48 8 4, 6 गुना 2 12 4 16। यहाँ से कितने लोग क्वालिफाई हुए तो 550 का 50%, 550 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये जीरो कैंसिल होगा, 55 इंटू 5 करेंगे तो 275 हो जाएगा। अब हमें ये फिगर चाहिए, हमें पता है इन तीनों का जो टोटल है वो 630 आ रहा है। तो अब इसमें से इन दोनों का सम माइनस कर लें, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। 8 + 5 13 हो गया। अब इसमें से 2 लेके आए, चूंकि
1 लेके आएंगे तो 10 होगा, 10 में से 13 घटेगा नहीं, 2 लेके आए 20 माइनस 13 करेंगे तो 7 होगा। लास्ट में हमारा जो आंसर होगा उसके लास्ट में 7 आएगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए आप कितने ऑप्शन ऐसे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में जिसके लास्ट में 7 है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, चौथा ऑप्शन, जिसमें आप 187 देख रहे हैं। एक ही ऑप्शन 7 है ना, हमें पता चल गया लास्ट में 7 आएगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है 187, नन ऑफ दीज है नहीं, तो यही 187 आंसर हो गया। कहाँ से आया ये? जब आपको इन 3 फिगर्स का सम पता है आपको और ये 2 फिगर्स पता है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें से आप इन दोनों का सम माइनस करेंगे, तो वही के माइनस के। कैसे माइनस के? देखिए आप 8 + 5 13, 0 में से 13 माइनस होगा नहीं, तो इसमें से 2 लेके आए, 20 माइनस 13 करेंगे तो 7 आ गया। इसमें से 2 निकाल चुके हैं, तो ये कितना बचा हुआ है? ये यहाँ 1 बचा हुआ है। अब देखिए 6 + 7 13, अब 1 में से 13 घटेगा नहीं, तो इसमें से 2 लेके आए, 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ इसमें से 2 हटा चुके हैं, 4 बचा हुआ है। यहाँ 1 और 2 मिलके हो गया 3, और 4 में से ये 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 187 हो गया। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि लास्ट में 7 आएगा और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 7 है, तो हमें आंसर पता चल गया। आंसर होगा कौन सा? 187। किस ऑप्शन में देखिए आप? 187 देखिए आप किस ऑप्शन में? 4th ऑप्शन में। तो 4th ऑप्शन जो है वही आपका आंसर हो गया। चौथा वाला जो ऑप्शन है वही आंसर हो गया, क्योंकि चौथे ऑप्शन में आपको 187 दिखाई दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए, 15 नंबर प्रश्न बनाना है, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 15 में आप 2009 और 2010 से 2009 और 2010 में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के नंबर का रेशियो है 14:9 किस स्टेट पी के लिए? बताना है 2010 में स्टेट पी से कुल मिला के कितने लोग क्वालिफाई हुए। परसेंटेज में नहीं, एब्सोल्यूट फिगर चाहिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिए। हमें एब्सोल्यूट फिगर चाहिए, कुल मिला के कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं स्टेट पी से 2010 में। रेशियो इन दोनों का दिया हुआ है 14:9। देखिए आप 2009 में कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं ये आप बता सकते हैं। कितना? इसका 70%। कितना होगा? 48 × 7 होगा। तो ये आपको पता चल गया कि ये 48 × 7 होगा।
14 यूनिट का वैल्यू मिल गया। अब चाहिए क्या, 9 यूनिट पावर कितना होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 48 इंटू 7 में जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 2 14, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 होगा। 1 यूनिट पावर आएगा 24। ये जो रेशियो देख रहे हैं आप, इसके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 24। अब 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दें, ये इतना होगा, कितना 216। 24 गुना 9 कितना होगा, 24 गुना 10 होता है 240, 240 में से 24 घटा देंगे 216। 24 गुना 9 कितना होगा, 24 गुना 10 240 होता है, उसमें से 24 घटा देंगे। किसी भी फिगर का 9 टाइम्स कितना होगा, उस फिगर में से, उस फिगर के 10 गुने में से उस फिगर का 1 गुना घटा देना है, तो ये हो गया 216। यही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तो आज के सेशन में, इस वाले सेशन में इतना ही रहने दीजिए।